जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें किंग मेकर कहा जा सकता है, जिनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस दाव को भी फेल कर दिया जहां रातों रात देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उस दाव को भी उन्होंने फेल कर दिया। धूर विरोधी शिवसेना को अपने साथ लेकर के सरकार बना ली। ऐसे कद्दावर महाराष्ट्र के नेता शरद पवार एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। आपने खबर सुनी होगी। और यदि आपको ध्यान हो तो 2018 से ही मैं आपको एक बात कहता आ रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो कद्दावर नेता हैं शरद पवार जी, उनकी कुंडली के अंदर अब राजयोग नहीं रहा है। इसीलिए उनकी राजनीतिक पारी का अध्याय अब समाप्ति की ओर है। और उस बात को लेकर बहुत से लोगों ने कहा था ऐसा नहीं है, वो विपक्ष के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन आज जब समय आपके सामने है तो आपको पता है कि उनका ये पिछले 4-5 साल का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद की जब शपथ दिलाई गई, उस दाव को उन्होंने पलटा, शिवसेना के साथ सरकार बनाई। तब भी बहुत लोगों ने कहा यह सरकार 6 महीने की है, यह सरकार अब गिर जाएगी, यह सरकार अब गिर जाएगी। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के अंदर अभी ऐसा कोई योग नहीं बन रहा जो उनको अपने पद से हटा दे, और देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में अभी ऐसा कोई योग नहीं बन रहा जो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन उसके बाद में बाजी फिर पलटती है। और महाराष्ट्र की उस घटना से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल महाराष्ट्र के अंदर अब होने वाला है। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे शिवसेना के अंदर जिस तरह का माहौल बना, एकनाथ शिंदे निकल करके आए, उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना की कमान चली गई, पार्टी चली गई, सत्ता चली गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उस समय भी मैंने कहा था देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर अभी मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है, इसीलिए एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि अब वो समय आ रहा है जब देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है और अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि मार्च के बाद से, अप्रैल से लेकर जून और जुलाई फर्स्ट वीक मान लीजिए, उसके मध्य में ये सब कुछ घटित जरूर होगा। मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उन सबको पता है कि समय समय पर मैंने जो भी बात महाराष्ट्र के संदर्भ में कही है वो अक्षर अक्षर सत्य हुई है। ऐसे में जो एक अभी नई खबर आई कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार जी इस्तीफा दे रहे हैं, छोड़ दिया है उन्होंने। क्या ये घटना महाराष्ट्र के अंदर कुछ नया खेल खेलने के लिए उकसा रही है पार्टियों को, या ये किसी खेल का हिस्सा है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में जरूर होंगे। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की कुंडलियों का मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, इसीलिए मुझे हर घटना पर कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ वही हो रहा है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की कुंडली के अंदर अभी किसी भी तरह का कोई राहत का संकेत नहीं है, इसीलिए इन लोगों के साथ ये होना ही था। बाकी बचते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। लेकिन यहां पर एक एंट्री और होती है, वो होती है अजीत पवार जी की। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं कि अजीत पवार जी की कुंडली का मैंने उस समय एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन
वर्तमान में जब इस परिदृश्य को मैं देख रहा हूं तो तीन मुख्य किरदार यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहे हैं, और वो हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार जी के कुंडली के अंदर अभी मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं होगा, यथास्थिति रहेगी, बल्कि कुछ लाभ होगा, ऐसी परिस्थिति उनकी कुंडली में बन रही है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो भी घटनाक्रम होगा उसमें अजीत पवार जी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद से समझौता तो करना पड़ेगा और देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी हो, इसकी पूरी संभावनाएं उनकी कुंडली में बन रही है। अब देखना यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया जिससे एकनाथ शिंदे जी की सरकार गिर जाती है, तो अजीत पवार ने जो भूमिका इस समय पर निभाई है एनसीपी के अंदर, वो वही है जो चुनाव के समय हुई थी, क्योंकि शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, और अगर वो अजीत पवार को रोकना चाहते हैं तो उनके पास एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। ऐसे में यदि देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी होनी है तो समर्थन में कोई ना कोई तो चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट उनके फेवर में आए तो सरकार बनी हुई है, बची हुई है, लेकिन क्लियर कट इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, यह बात भी निश्चित है। कुछ ना कुछ हलचल महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर होगी। ऐसे में इधर कर्नाटक के चुनाव और इधर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर यह गर्मागर्मी, ऐसे में एक काउंटर के तौर पर एनसीपी के अंदर यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि यदि देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी होनी है तो किसी न किसी का समर्थन तो मिलना ही है। समर्थन अभी एकनाथ शिंदे जी का मिल रहा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई परिस्थिति बदली तो शिवसेना वापस से समर्थन में आएगी नहीं, यानी कि ऐसा कोई निर्णय भी नहीं आएगा कि उद्धव ठाकरे जी को दोबारा से शिवसेना की कमान मिल जाए। यानी शिवसेना का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है, क्योंकि अयोग्यता के मामले में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो एकमात्र विकल्प बचता है एनसीपी, और एनसीपी से समर्थन लेने के लिए या एनसीपी के अंदर अपनी विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए अजीत पवार जी के हाथ में एनसीपी की कमान आए, तभी यह संभव है। शरद पवार जी के रहते हुए यह हो नहीं सकता। एनसीपी को अगर बीजेपी के साथ जाना है उस कंडीशन में कि अगर एकनाथ शिंदे बाहर होते हैं तो फिर एकमात्र विकल्प यही बचता है कि एनसीपी की कमान ही किसी और के हाथ में हो। इसीलिए दर्शकों, जो समय मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से लेकर जुलाई के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, बहुत रोमांचक यहां पर स्थिति बनने वाली है, आप उन सब परिस्थितियों को घटित होता हुआ देख रहे हैं। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बात मैंने उस समय कही थी जब शायद ही कोई ये सोच रहा होगा कि महाराष्ट्र में अब भी कुछ होना बाकी है। यानी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए, अब तो महाराष्ट्र के अंदर बाकी समय पर सरकार चलती रहेगी। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आने वाला है, और ये बात मैंने ज्योतिषीय आकलन के आधार पर कही थी। और इसीलिए आप ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पहले नंबर पर जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग उनका राजयोग बना रही है वो है देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद दो कुंडली जो बराबर की टक्कर रखती है वो है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे।
यानी इन दोनों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और उसके बाद जो दो व्यक्ति बचते हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनकी कुंडली पूरी तरह से नेगेटिव है। इस समय पर उन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ, राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए दर्शकों, जब ब्रह्मांड के सितारे आपके पक्ष में ना हो तो पूरी दुनिया भी यदि आपके पक्ष में खड़ी हो तब भी आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो याद कर लीजिए वो घटना कि रात का समय है, पूरी अयोध्या सज रही है कि सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और जब सुबह होती है तो भगवान राम वनवासी के वेश में 14 साल के लिए वन में चले जाते हैं। दर्शकों, इससे बड़ा उदाहरण आपको हमारे पूरे शास्त्र ग्रंथों में कहीं भी नहीं मिलेगा कि कैसे एक रात के अंदर ही पूरी तरह से दुनिया बदल जाया करती है। ये ग्रहों का ही खेल है। फर्क इतना है कि महापुरुष जब भी इस धरा पर आते हैं वो पर्टिकुलर वो समय चुनते हैं जब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां भी वही बनेंगी और जो काम वो करने इस धरा पर आए हैं उस काम को करने का अवसर उन्हें सहजता से मिलेगा। इसी समय को चुन करके महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं। इसीलिए उनकी इस लीलाओं को हम श्रवण करते हैं या उनके इस कर्म को, इस जन्म को हम भगवान का अवतरण या अवतार कहते हैं, उनकी दिव्य लीलाएं कहते हैं। क्योंकि जन्म से पूर्व ही, यानी कि इस धरा पर आने से पूर्व ही वो सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार व्यवस्थित करके आते हैं। इसीलिए दर्शकों, जिंदगी के अंदर जो कुछ भी घटित होना है वो बिना ग्रहों की मर्जी के हो नहीं सकता। क्योंकि ग्रहों की गति समय है, समय बहुत बलवान है और समय के अंदर भविष्य की पूरी रूपरेखा निर्धारित है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर शरद पवार जी का अध्याय अब लगभग समाप्ति की ओर है। एनसीपी का पद छोड़ने के बाद में जिस तरह का घटनाक्रम बना है, एक तरीके से उन्होंने राजनीतिक हार को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष के अंदर उनकी भूमिका लिमिटेड रही है और अब एनसीपी का भी अध्यक्ष पद वो छोड़ रहे हैं। दो दावेदार एनसीपी के अंदर होंगे, एक होगी उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे अजित पवार। लेकिन इस समय पर अजित पवार जी का पलड़ा भारी है। सुप्रिया सुले जी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी एनसीपी में जरूर मिलेगी क्योंकि उनकी कुंडली भी स्ट्रांग है, कोई बड़ा नुकसान उनको नहीं होने वाला है। इसीलिए दोनों जोड़ी एनसीपी के अंदर, अजित पवार और सुप्रिया सुले, ये दोनों अपनी अलग अलग जिम्मेदारी एनसीपी के अंदर जरूर निभाएंगे और महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी जरूर करवाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।